सेल्फ सुहेल खान, आपका सुपर टेक्नो ट्रिक चैनल में स्वागत। चलिए गाइस, आज मैं आपको समझाऊंगा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम को हम ऑल रूल नियम कह सकते हैं, जैसे धारा नियम या संधि नियम या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम, कुछ भी कह सकते हैं। इसको तीनों नाम है इसके, आप कुछ ही बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किरचॉफ का एक दूसरा नियम होता है जिसे बोलते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम और वोल्टता नियम और बंदपास नियम। चलिए पहले हम बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की। ठीक है, चलिए आप ध्यान से समझना, ध्यान से देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए बीजगणितीय योग क्या होता है कि धाराओं का प्लस माइनस योग। इसको देखिए, जैसे ये I=0, ये किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा I=0, सिग्मा का मतलब है सभी का बीजगणितीय योग। अब किसका बीजगणितीय योग हो रहा है? I यानी धारा का, तो जिसका जो योग होता है वो 0 होगा। जैसे मानो, ठीक है, अब ये को चालक 1, ये तार 1, ये तार 2 हो गया, तार 2 3 4 5, ये हमने मान लिया इस तरीके से। ये हमारी I1 धारा बह रही है इस चालक तार में, और इसमें I2 बह रही है, इसमें I3, इसमें I4 और इसमें I5, ये धाराएं बह रही है। ठीक है, तो देखिए जिससे इसमें बोला है कि ये परिपथ की संधि है, इसको बोलते हैं संधि, जंक्शन, ओ पॉइंट, मैंने ओ पॉइंट मान लिया इसको। ठीक है, ओ पॉइंट मान लिया। अब जैसे इस धारा है, इसमें चालक तार है। अब चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, सारी धारा क्या इस संधि पर आके मिल रही है। कहने मतलब यह है कि किसी परिपथ में कोई भी संधि पर जितनी भी धाराएं होती है सब एक संधि पर मिलती हैं आकर, यानी सभी समस्त धाराओं का बीजगणित योग जो होता है वो शून्य होता है। जैसे अब मान लीजिए, जैसे माना चालक तार 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बिंदु ओ पर मिलते हैं, जिनमें धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 I4 I5, यानी ये धाराएं I1 I2 I3 I4 I5 है। देखिए हमने 1 2 3 4 5 ये 5 तार लिए, इनमें धारा प्रवाहित की, ये एक संधि पर आके मिल रहे हैं। ठीक है, इस नियम अनुसार ये बताया गया है कि इन सबका योग है वो एक शून्य के बराबर है, बीजगणित योग। देखिए इसमें हम सबको हम जोड़ेंगे। अब देखिए तो I1 धारा I1 प्लस I2 माइनस, देखिए ये I1 और I2 एक दिशा में जा रहे हैं, ये इस तरफ जाने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती हैं, इसलिए I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। किरचॉफ के नियम अनुसार इन सबका योग क्या होगा? 0। अब I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। बस यही है किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम या संधि नियम। और हाँ, ये आवेश के संरक्षण पर व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को। किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है ये प्रथम नियम। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है, तो ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम बहुत सिंपल है लेकिन इससे थोड़ा टफ है, अगर समझोगे तो बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं लगेगा। किरचॉफ का दूसरा नियम, जैसे हम द्वितीय नियम या वोल्टता नियम या बंदपास नियम कुछ भी कह सकते हैं, तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस नियम में
लेकिन मैं आपको खाली इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ क्योंकि लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, खाली समझा देता हूँ। तो पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ जिसकी सहायता से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम, एक सेल और एक प्रतिरोध, बहुत सिंपल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन ध्यान से समझना है बस। ये सेल E1 है, ये E2 है, ये रेसिस्टेंट R1 R2 R3 प्रतिरोध। E1 से इसमें से I1 धारा प्रवाहित हुई, इसमें से I2, और जब ये दोनों I1 और I2 देखिए, जब ये धारा इस तरह से नीचे की तरफ चलेगी और ये धारा भी चलेगी, दोनों अगर नीचे को जाकर मिलेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग, प्लस हो जाएगा, I1 प्लस I2। इसमें जो धारा बहेगी, इसमें इस वाले प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वो I1 प्लस I2, सॉरी I3 लीजिए गलती से, ये I2 है, ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम समझना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है, ये पेपर में बोर्ड में हर बार आता है, ये तक निश्चित है, कन्फर्म ही आना। ठीक है, देखिए इसमें मुझे बताया गया है, किरचॉफ ने बताया दूसरे नियम में कि जो बंद पास होता है, इसके नियम कर देते हैं, A B C D E F। देखिए किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, यानी बंद पास नियम, किरचॉफ ने दूसरे नियम में यह बताया कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, ध्यान से समझना, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान समझना है, मैं एक यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, इसमें इसी के अंदर सारी स्टेटमेंट आ जाएगी। सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई। देखिए यहाँ पर आई धारा है, आर प्रतिरोध है रेजिस्टेंट, और ई विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब ध्यान समझने, इसी में सारी को देखिए, प्रत्येक किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये फॉलो किस तरीके से होता है, इसमें लगता है किस तरीके से किरचॉफ का दूसरा नियम लिखते हैं। देखें क्या करते हैं, अब माना दो सेल जिनका विद्युत वाहक बल E1 पे E2 है तथा 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 है। बस इतने। देखिए जो हम थोड़ा बहुत हम लिखते हैं ना, वो सब डायग्राम से बना के लिख देते हैं, कुछ भी नहीं है, सब डायग्राम में है, बस डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब बंद पास नियम, बंद पास लगाते हैं किरचॉफ को दूसरे नियम लिखते हैं, लिखनी है बंद पास A B C D। देखिए बंद, ये परिपथ जब भी बंद होगा, देखना ए से बी को चले, अब बी से सी से डी, और डी से ए चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलोगे तो ये परिपथ खुला रह जाएगा, ये बंद नहीं होगा परिपथ, इसीलिए इसको बोले बंद पास। पूरा का पूरा बंद करना है हमें, इस पोर्शन को पूरा बंद करना है, इसको ए बी सी डी ए, जहां से हम चले हमें वही पहुंचना है, उसी पॉइंट पर जाकर पहुंचना है। देखिए बंद पास ए बी सी डी ए में किरचॉफ का नियम लगाने पर अब लगाते कैसे हैं, सारी मेन बात आती है यहाँ पर। ये देखिए किरचॉफ का नियम आसान है, लेकिन लगाना इसका हार्ड है। नियम लगाना हर किसी आसान नहीं है, हर किसी से नहीं आता लगाना, लेकिन अगर कोई सीख जाए इसको तो बहुत ही सिंपल। अब ध्यान समझना है किस तरह से नियम को लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। अब देखना, अगर ये अपोजिट है आपस में, धाराएं अपोजिट है, अपोजिट देखो ये धारा चल रही है, ठीक है, एक मिनट समझाता हूँ सारे अच्छी तरीके से। ध्यान समझना कि यह धारा I बन जा रही है,
और इस तरफ धारा I2, I1 धारा इस तरफ चल रही है, I2 धारा इस तरफ, ठीक है। ध्यान समझना, अगर ये अभी इधर को मिलेंगे एक साथ जाकर तो आपस में टकराएंगे जरूर, बिल्कुल टकराएंगे, क्योंकि अपोजिट चल रही है एक दूसरे का, सेम डायरेक्शन तो चल नहीं रही, ये चल रही है एक दूसरे का अपोजिट। अब जब अपोजिट चलेंगे तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा ये टकराएंगे, यहाँ पर आकर ये एक दूसरे टकरा देंगे। अगर ये टकराए एक दूसरे का अपोजिट हुए, ये इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे अपोजिट है और कोई ये इधर को आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, आपस में टकराए या अपोजिट हुए तो इनके बीच में जो चिन्ह लगाएगा वो लगाएगा माइनस का। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये अपोजिट हुए, देखना अपोजिट में लगता है माइनस का चिन्ह, और अगर अपोजिट में सेम डायरेक्शन हुई, सेम डायरेक्शन लगता है पॉजिटिव चिन्ह, पॉजिटिव। ध्यान रखना इस बात का, भूलना मत इस बात को। अगर ये ध्यान रहा आपको तो आप बहुत अच्छी तरीके से सिंपल आराम से पहचान लोगे। और अगर यही अब हम कैसे पहचाने कि हमारा इसमें बंद पास प्लस लगेगा, प्लस कहाँ लगेगा ये बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें I1 और इसमें I2 धारा बह रही है। अब यहाँ मिले इस तरफ को धारा जानी है तो देखिए ये धारा ऐसे चलेगी सीधी और ये धारा भी जाकर सीधी। देखिए दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, पहले अपोजिट थे अब दोनों आगे चले, क्या सेम डायरेक्शन होगी दोनों की। देखिए यहाँ से चले सीधे, यहाँ चलने के बाद इसमें सेम डायरेक्शन, यानी कि जो ये दोनों थी धारा वो अब दो धारा ना होगा, मात्र एक धारा बदली है I3, ये I1 थी और ये I2, ये तीनों दोनों मिलकर आपस में क्या बना दी I3 धारा, ठीक है। इस तरीके से हम चिन्ह लगाएंगे, इनमें और कुछ नहीं है। इसी तरीके से विद्युत भाग बल के अनुसार भी चिन्ह लगाएंगे। अब देखना, अब इसमें बंद पास ABCD में किरचॉफ का नियम लगाता हूँ मैं, ठीक है। अब इसका अनुसार इसी के अनुसार सारा इसमें नियम का फॉलो करना है। पहले I देखना है, I1 के संगत प्रतिरोध कौन सा R1, तो I1 के मल्टीप्लाई पहले R1 तुरंत कर दो, अगर कुछ देखे इसमें I1 के मल्टीप्लाई हमने किस साथ कर दी R1 की। अब ये देखना है कि यहाँ पे चिन्ह माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं, बस ये सारा मेन पॉइंट यहीं पर आकर खत्म हो जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन ठीक है आपके तो आपका नियम सही है एकदम, यानी कि आप आगे तक सही पहुंच जाओगे। वरना तो अगर आपने यही प्रॉब्लम कर दी, गड़बड़ी कर दी तो आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा क्वेश्चन सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब I1 का संगत कौन सा प्रतिरोध R1, अब ध्यान समझना। अब I2 का संगत R2, I2 का संगत R2। अब इन दोनों के बीच में हमें चिन्ह लगाना है, प्लस का लगेगा या माइनस का भी देखते हैं। देखिए I1 धारा इधर को चल रही है ऐसे, ठीक है, I1 धारा चली, I2 धारा चल रही है ऐसे, क्या पता ये ऊपर चली जाए नीचे ना जाए, क्या पता नीचे जो ऊपर ना जाए, लेकिन ये ऐसे हो सकता है दोनों तरफ जाए, ठीक है। अब ये धारा ऊपर चली, लेकिन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगी, ये इधर नीचे को आ रही है, ये ऊपर को जा रही है। अगर आप दोनों टकराएंगे तो खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट तो कुछ तो खत्म होगी इसमें से, इसलिए अगर ये दोनों धारा अपोजिट है तो चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस चिन्ह। बस ये दो में लग गया, इन दोनों इस बंद पास में ये नियम लग गया ABCD में। अब बात करते हैं विद्युत भाग बल की। हमने पहले लिया था I1, तो अब हमें क्या लेना है, पहले E1, पहले I1 लिया था इसलिए हम पहले क्या लेंगे E1। दूसरे नंबर पे यहाँ माइनस है तो माइनस I2, यहाँ पे क्या आएगा E2। बस इसी में प्रॉब्लम पड़ती है प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह की। बस यहाँ तो ऑटोमेटिक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ तो वही लगा दो और कुछ नहीं, बस सिंपल है। देखो मैंने वैसे कर दिया, बस ये हो गया बंद पास ABCD में किरचॉफ का नियम। अब दूसरे बंद पास में लगा देते हैं। जितने भी बंद पास, ध्यान रखना कभी भी अगर हम किरचॉफ का नियम किसी भी डायग्राम में फॉलो कर रहे हैं तो जितने भी बंद पास हैं, जितने भी बंद पास, सभी बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाना कंपलसरी है। अगर नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इसके बगैर। अगर बंद पास, जितने बंद पास बने, देखिए इसमें दो बंद पास बने, एक बंद पास ये और एक बंद पास ये, इसमें दो बंद पास बने हैं तो हमें बंद पास बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अब बंद पास DCFED, ये जहाँ से चले वही आना भी कंपलसरी है। DCFED में किरचॉफ का नियम लगाने पर, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए किरचॉफ का नियम, हमें इस बंद पास की बात कर रहे हैं, हम इस बंद पास की, पहले हम ऊपर वाले बंद पास की बात कर रहे थे तो धारा किधर जा रही थी ऊपर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नीचे वाले बंद पास की।
ये फर्स्ट बंद पास है, ये सेकंड बंद पास। हम सेकंड बंद पास की बात कर रहे हैं तो इसलिए धारा किधर आएगी, नीचे। हमारे पास हम ये भूल जाइए कि ऊपर वाला बंद पास हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि अब हम नीचे वाली बंद पास की बात कर रहे हैं। अगर आप ऊपर वाले पे सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब बंद पास इसमें ऊपर वाला भूल जाइए बिल्कुल। अब इसमें कितनी धारा I2 बह रही है, प्रतिरोध R2, विद्युत वाहक बल E2 है। नीचे वाली में धारा है I1 प्लस I2, क्योंकि इस वाले में धारा बह रही है I1 प्लस I2 और इसमें प्रतिरोध R3, विद्युत वाहक बल नहीं है इसमें। अब ध्यान समझना, इस वाली इस कंडीशन में अगर जहाँ एक ही विद्युत वाहक बल हो तो वहाँ किस तरीके से किरचॉफ का नियम लगेगा, जहाँ पर एक भी ना हो वहाँ कैसे किरचॉफ का नियम लगेगा। ये देखिए, इसी का सब कुछ लगा दो। इस I2 का संगत प्रतिरोध कौन सा, R2। पहले क्या लिखेंगे हम, I2 इंटू R2। अब I1 प्लस I2 और I3 I1 प्लस I2 I3, ठीक है, R3। अब ये बताना है इनके बीच में प्लस लगेगा या माइनस। सिंपल देखो, ये इसका जो इसकी धारा है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन, जहाँ समझना इस डायरेक्शन में इसकी धारा R2 की, प्रतिरोध R की धारा भी इसी डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन हो गई है। जब ऊपर से I1 धारा और नीचे से I2 धारा दोनों मिल रही थी तो ये धारा नीचे भी जा रही थी सारी की सारी, ठीक है। दोनों धारा नीचे मिलकर I3, इनका मतलब I3 है, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक नई धारा बना रही है I3। अब इसकी डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, यानी कि जिस तरफ R3 है, और R3 के जो संगत जो धारा है वो I1 प्लस I2, उसकी डायरेक्शन भी I2 की सेम डायरेक्शन, यानी दोनों की जो डायरेक्शन एकदम सेम है। अगर जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो हमें चिन्ह लगाना है पॉजिटिव प्लस का, ठीक है। अब इक्वल्स टू, अभी देखना है किसमें विद्युत वाहक बल, देखिए देख रहा है आपको साफ साफ चमक रहा खाली E2, यानी R2 के साथ ही विद्युत वाहक बल है सेल E2। इसी में E2 और इसमें विद्युत वाहक बल है नहीं, जब इसमें विद्युत वाहक बल नहीं है तो देखिए E2, बस खाली E2 लिख दीजिए। अब यहाँ प्लस लगा था, प्लस यहाँ पे दूसरा विद्युत वाहक बल नहीं है तो 0, इसका मतलब भी E2 ही होता है। E2 प्लस 0 E2। अगर कहीं भी विद्युत वाहक बल नहीं है दोनों में तो खाली 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 ही लिखा जाएगा। 0 नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 0 लिख दो। अगर ना ही इसमें विद्युत वाहक बल है, कोई सेल लगा हुआ है, ना ही इसमें कोई सेल लगा हुआ है, अगर दोनों में कोई सेल नहीं लगा हुआ तो इसको विद्युत वाहक बल होगा 0 यानी 0। अगर दोनों में कोई विद्युत वाहक बल लगा हुआ है तो अगर हम I2 से I प्लस I3 को घटा रहे हैं तो E2 माइनस E3, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो E2 प्लस E3। अगर एक ही विद्युत वाहक बल है तो इस तरीके से, जैसे इसमें E2 है, एक विद्युत वाहक बल है E2, बस सिंपल खत्म। आपका किरचॉफ का नियम लगाना आ गया, इतना ही है बस। अब ब्यूटी सीपी में भी किरचॉफ का नियम लगता है, यानी कि जितनी भी आप इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ना न्यूमेरिकल्स में, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। और इसके ऊपर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कभी कभी 3 का भी दे देते हैं और 5 का भी दे देते हैं बोर्ड क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे समझ लिया है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खाली यही किरचॉफ का दूसरा नियम, यही आता है न्यूमेरिकल्स में लगाने के लिए। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू गाइज।